हमने लास्ट सेशन में हमने जो है वो यहाँ तक 4 चैप्टर जो है वो कर लिए थे, ठीक है, 4 चैप्टर कर लिए थे हमने लास्ट सेशन तक। हमने 18वीं शताब्दी का राजस्थान कर लिया था, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान देख लिया था, आधुनिक राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ इसकी चर्चा की थी और जनसंख्या की चर्चा की थी। आज चर्चा करेंगे हम राजस्थान में उद्योग की, राजस्थान के परिवहन की, राजस्थान की विकास योजनाएं, जन जागरण एवं सामाजिक सुधार और ग्रामीण व शहरी स्वशासन की। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन के। उद्योग से शुरू करना है आज हमें, ये देखिए लिखा भी पड़ा है कि उद्योग से शुरू करना है। तो चलिए उद्योग से करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। राजस्थान में कौन कौन से उद्योग हैं इनकी चर्चा करते हैं। देखिए उद्योग के वैसे तो हम करंट में भी उद्योगों को पढ़ेंगे कि उद्योगों में क्या प्रोग्रेस हुई है, लेकिन इतिहास में भी यानी थोड़ा सा अगर पुराना देखें हम कि भाई आजादी के बाद या आजादी के समय कौन कौन से उद्योग हुए, प्रथम उद्योग कौन से स्थापित हुए, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो वो सारे टॉपिक जो है वो सारे क्वेश्चन इस सेशन से आपके पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन कि ऊन से बनी बरडी कहाँ की प्रसिद्ध है। तो ऊन से बनी एक बरडी, बरडी क्या है, एक ये वस्त्र है और ये वस्त्र कहां पर बनता है, ये जैसलमेर में बनता है। तो बरडी जो है वो क्या है, जैसलमेर की जो है वो प्रसिद्ध है, ऊन की बनी हुई होती है ये। और ऊन के कंबल कहाँ के प्रसिद्ध है, तो बीकानेर के अंदर जो ऊन के कंबल बनते हैं वो बहुत ज्यादा जो है वो प्रसिद्ध हैं। इसके बाद देखिएगा जो तिलहन, बीज, मसाला, मोटे अनाज के उत्पादन में राजस्थान का जो स्थान है वो प्रथम है। और राजस्थान में देश का कितना प्रतिशत फॉस्फेट उत्पादन होता है, तो 90% फॉस्फेट जो है राजस्थान में उत्पन्न होता है देश का। और तांबे से बने उद्योग से संबंधित जिले हैं झुंझुनू, उदयपुर, अलवर, सिरोही और बीकानेर। फिर देखिए सोने चांदी के आभूषण निर्माण के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है, जयपुर जिला है। और संगमरमर के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, राजसमंद, नागौर, उदयपुर, अजमेर और बांसवाड़ा। लाल पत्थर के लिए प्रसिद्ध जिला है, लाल पत्थर जो धौलपुर का प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और पेपर में कंफ्यूज कर देता है, इसलिए इसको याद रखना। लाल जो पत्थर है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, धौलपुर का। और पीला पत्थर जो है, पीला पत्थर है जैसलमेर का, पीला जैसलमेर का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पीले पत्थर के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, जैसलमेर है। और सूती वस्त्र की प्रथम मिल कहां और कब स्थापित की गई थी, तो ब्यावर में की गई थी, कृष्णा मिल्स लिमिटेड 1889 में। नेक्स्ट देखिएगा राजस्थान की वस्त्र नगरी या राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है भीलवाड़ा को। किन मिलों को मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी शिपनिंग एवं शिपनिंग एंड जीनिंग मिल संघ की स्थापना की गई थी, तो हनुमानगढ़ की थी, गंगापुर और गुलाबपुरा भीलवाड़ा की सहकारी वस्त्र मिल को जो है मिलाकर, 2 मिलों को मिलाकर एक जो है वो नाम दिया गया था, इनको एक संघ बनाया गया था इनका। इसके बाद देखिएगा राजस्थान राज्य सहकारी शिपनिंग एवं जीनिंग मिल संघ को किस नाम से जाना जाता है, तो स्पिन फेड के नाम से इसको जाना जाता है। एंड सीमेंट उद्योग के लिए कच्चे माल, सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल क्या है, चूना, पत्थर, जिप्सम, कोयला। पहले एक ये क्वेश्चन भी पूछा जाता था कि राजस्थान सीमेंट उद्योग में या राजस्थान सीमेंट उत्पादन में अपना प्रथम स्थान रखता है, यानी एक अच्छा स्थान रखता है राजस्थान सीमेंट उत्पादन में। तो राजस्थान में वो कौन सी परिस्थितियां हैं जो सीमेंट उत्पादन के लिए सबसे बेहतरीन है, तो राजस्थान में जो है वो बेहतरीन जो परिस्थिति है वो ये है कि यहाँ पर चूना पत्थर अच्छी मात्रा में मिल जाता है, जिप्सम मिल जाता है और फिर कोयला यहाँ से जो है वो अन्य राज्यों से भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो चूना और जिप्सम
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सीमेंट उद्योग के लिए किस कच्चे माल की सर्वाधिक उपलब्धता होती है? चूना पत्थर सीमेंट में सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। और राजस्थान में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना कहाँ की गई थी? लाखेरी बूंदी। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। पहली सीमेंट उद्योग लाखेरी बूंदी में। सीमेंट उत्पादन के लिए कौन सा जिला आदर्श जिला माना जाता है? चित्तौड़गढ़। बिरला सीमेंट वर्क्स कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में है। जेके व्हाइट सीमेंट, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, बहुत बार पूछा गया है। जेके व्हाइट सीमेंट कहां है? नागौर में है। और श्री सीमेंट कहां पर है? ब्यावर में है। और जेके सीमेंट वर्क्स कहां पर है? निम्बाहेड़ा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर कि राजस्थान में प्रथम शक्कर मिल किस जिले में स्थापित की गई थी? तो शक्कर की मिल भी जो है वो चित्तौड़गढ़ में ही स्थापित की गई थी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान की प्रथम शक्कर मिल किस नाम से स्थापित की गई थी? 1932 में द कृष्णा मेवाड़ शुगर मिल्स के नाम से भोपाल सागर में जो है स्थापित की गई थी। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं, सारे के सारे क्वेश्चन अपने आप में ही महत्वपूर्ण है। तो इनमें कोई मोस्ट या कम मोस्ट नहीं है, सारे ही मोस्ट है। तो ये सब क्वेश्चन आप कम से कम प्रयास करें कि महीने में एक बार, है ना, डेली 1 घंटा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो महीने में एक बार इनको आप पूरा कवर कर लेंगे तो 4 महीने में 4 बार हो जाएंगे। और याद रखिएगा, आपके गाइड में जितने क्वेश्चन पेपर में आएंगे उनसे 10 क्वेश्चन ज्यादा यहां से आएंगे, ये बात पक्की है। कोई भी आप गाइड पढ़ रहे हैं, कोई भी आप कोचिंग पढ़ रहे हैं, वहां से क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा। यहां से क्वेश्चन 100% आना ही है। पूरा ही पढ़ा रहे हैं आपको, अधूरा कुछ नहीं करवा रहे हैं। मेरे भाई गोविंद सर का चेला कह रहा है कि आप पूरा पढ़ाओगे क्या? हमने कक्षा 6 पूरी पढ़ाई, कक्षा 7 पूरी पढ़ाई, कक्षा 8 पूरी पढ़ाएंगे, 9 पूरा पढ़ाएंगे, 10 पूरा पढ़ाएंगे। जितना कराना है उतना तो पूरा ही करवाएंगे, आधा फिर करवाने का फायदा क्या है? ऐसे आधे मझधार में छोड़ दें, आपको बीच मझधार में छोड़ दें क्या? नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल भी कतई ना छोड़ पाए ना। रीटपरी में भी आए थे। द मेवाड़ शुगर मिल्स भोपाल सागर क्षेत्र में स्थापित की गई थी, निजी क्षेत्र में। ये निजी यानी प्राइवेट मिल थी। और राजस्थान में कहां कहां शुगर मिल्स है? तो चित्तौड़गढ़ में, केशराय पाटन में और गंगापुर में, गंगानगर में, सॉरी। सेज का पूर्ण रूप क्या है? यानी सेज जो है राजस्थान में, सेज कहां है? कि जोधपुर में। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर कि राज्य का सबसे बड़ा सेज कौन सा है? जयपुर के सीतापुरा में सबसे बड़ा सेज है। फिर चैप्टर नंबर 6 आता है आपका परिवहन एवं पर्यटन। चैप्टर नंबर 5 कहां गया? तो फिर 5 उद्योग आ गया ना। चैप्टर नंबर 6 देखिए। चैप्टर नंबर 6 कहता है कि किसी क्षेत्र की रक्त वाहिनियां कहा जाता है। किसे सब बताया, यहां पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। किसी क्षेत्र की रक्त वाहिनियां कहा जाता है। यानी कोई भी क्षेत्र है उसकी रक्त वाहिनी क्या है? देखो, कोई क्षेत्र होता है उसमें आने जाने के लिए क्या चाहिए? स्थान चाहिए, सड़क चाहिए। तो परिवहन जो है वो किसी भी स्थान का रक्त वाहिनी कहलाता है। जैसे हमारे शरीर में रक्त का जो परिवहन होता है वो हमारी रक्त वाहिनियों से होता है, उसी प्रकार किसी क्षेत्र विशेष में भी जो वहां का आवागमन होता है वो सड़क मार्ग के द्वारा होता है। रीट सर जी, भूगोल की पीडीएफ रेट की कहां पर मिलेगी? रीट की। देखो, भूगोल की पीडीएफ या अन्य सारी पीडीएफ जितने भी हम सेशन कर रहे हैं सबकी पीडीएफ फाइल हम टेलीग्राम पे डाल रहे हैं। आप टेलीग्राम पे जुड़े ताकि आपको ये सारी पीडीएफ फाइल जो है वो मिल जाए। आप टेलीग्राम पे जुड़े रहेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। एसएसटी की जो क्लास है, एसएसटी का 20% हमने सिलेबस कर लिया है। रात को 9 बजे एसएसटी की ही क्लास होती है, रात को एवरी नाइट 9
पीएम। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में कौन कौन से महानगर शामिल है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता है। स्थल पर लंबी दूरी की यात्रा के लिए कौन सा परिवहन सबसे सस्ता है? रेल मार्ग। भारत में प्रथम रेल कहां चली थी? तो 1853 में महाराष्ट्र में मुंबई से ठाणे तक। और राजस्थान में पहली रेल यात्रा कब शुरू हुई? 1874 में बांदी कुई दोसा से आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश के बीच चली थी। राजस्थान में रेल मार्ग की कुल लंबाई है 6000 किलोमीटर। और राजस्थान में कितने रेलवे जोन है? 2 है, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन और पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। राजस्थान में कुल कितने रेलवे मंडल है? 5 है, जिसमें जयपुर है आपका पहला, बीकानेर, फिर जोधपुर, अजमेर और कोटा। राजस्थान के जयपुर में मेट्रो की शुरुआत हुई थी जून 2015 में। और राजस्थान का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा है जयपुर का सांगानेर हवाई अड्डा, जो कि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तो महाराणा प्रताप थे चित्तौड़गढ़ के थे क्या महाराणा प्रताप? मेवाड़ के थे महाराणा प्रताप। और मेवाड़ में उदयपुर जो है नाम आता है, तो उदयपुर में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है। ठीक है, हवाई अड्डा कहां है? महाराणा प्रताप उदयपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रातानारा हवाई अड्डा स्थित है जोधपुर में। रातानारा, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। रातानारा हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। एसएसटी, ये देखो क्लास एसएसटी की है एक तरीके से तो, लेकिन रीट लेवल सेकंड का जो एसएसटी का सब्जेक्ट है वो रात को 9 बजे हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं। यहां पर हम जीके का पार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी और आरबीएसई से। अभी जो बुक पढ़ रहे हैं वो एनसीईआरटी की कक्षा 8 की हमारा राजस्थान पुस्तक पढ़ रहे हैं और उसके 1 लाइनर क्वेश्चन कर रहे हैं। घड़ियाल और मगरमच्छ के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य चंबल अभ्यारण्य। प्लेस ऑन व्हील रेलगाड़ी कहां से कहां चलती है? दिल्ली से उत्तर प्रदेश। राजस्थान के किन किन जिलों में प्लेस ऑन व्हील रेलगाड़ी चलती है? जोधपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, भरतपुर। पेइंग गेस्ट योजना है एक, अर्थात किसी के घर पर गेस्ट के तौर पर रहना, पर्यटन विभाग ने चलाई। ऊंट महोत्सव मनाया जाता है बीकानेर में। मरु महोत्सव मनाया जाता है जैसलमेर में। पतंग महोत्सव मनाया जाता है जयपुर में। कुंभलगढ़ महोत्सव मनाया जाता है राजसमंद में। मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है जोधपुर में। और उदयपुर में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? मेवाड़ महोत्सव। ये जो क्वेश्चन है इनमें से एक क्वेश्चन आपका पक्का है। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, एक क्वेश्चन यहां से आ ही जाता है। ये जो 7-8 क्वेश्चन है इनमें से एक क्वेश्चन कौन सा ना कौन सा महोत्सव आपसे निश्चित तौर पर पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विकास की योजनाएं। आपके रीट में ये टॉपिक है, विकास की कौन कौन सी योजनाएं राजस्थान में चल रही है। हालांकि लेटेस्ट भी पढ़नी है हमें और पुरानी भी पढ़ रही है। अब यहां पर आपको ये योजनाएं थोड़ी कम दिख रही है, यहां पर आपको थोड़ा कम दिख रहा है क्योंकि ये आपकी बुक से ही पिक्चर ली गई है, तो इनकी आप पीडीएफ पढ़ लेना। ठीक है, यहां पर तो आपको मैं समझा देता हूं और फिर आप इनकी पीडीएफ पढ़ लेना। पीडीएफ में आपको ये सब कुछ अच्छे से दिखेगी। यहां पर थोड़ा सा कम दिख रहा है आपको योजनाओं वाला, इनको टाइप नहीं करके सीधे बुक की तस्वीर ले ली थी हमने। देखिए, कृषि कल्याण कोष किसानों को उत्पादन का उचित मूल्य प्रदान करने के लिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन गेहूं और दालों की उन्नत किस्म के उत्पादन के लिए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि और संबंधित क्षेत्र में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए, प्रधानमंत्री कृषि योजना का संबंध किससे है? फसलों को उन्नत बनाने के लिए सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करवाना। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, फसल का बीमा करके किसानों को राहत देना। राष्ट्रीय आयुष मिशन औषधि पौधों की खेती को प्रोत्साहन और दवाइयों के लिए कच्चे पदार्थों की उपलब्धता करवाना। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि किसान कलेवा योजना का संबंध किससे है? क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है किसान कलेवा योजना का संबंध किससे है? ज्वाइन करना कोई जरूरी नहीं है आपके लिए, ज्वाइन करना कोई जरूरी नहीं है, कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। आप ऐसे भी पढ़ेंगे तो भी वही मिलेगा और ज्वाइन करके पढ़ेंगे तब भी वही मिलेगा। तो ज्वाइन करना आपके लिए कोई जरूरी नहीं है, बिना ज्वाइन करके भी पढ़ो आप। ठीक है,
ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा किसान कलेवा योजना, तो ये किसानों को गुणवत्ता युक्त आहार पाने के लिए आर्थिक सहायता देने वाली योजना है। इसके अलावा राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना है, ये कृषि और कृषि व्यापार के लिए व्यापारी, कृषि श्रमिक एवं मजदूरों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। भामाशाह रोजगार आर्थिक क्षेत्र की योजनाएं हैं। भामाशाह रोजगार सृजन योजना, ये युवा, शिक्षित, बेरोजगार महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांगजनों को सब रोजगार उपलब्ध कराना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ये ग्रामीण युवाओं में कौशल विकास द्वारा गरीबी का निवारण करने से संबंधित योजना है। और मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, ये शिक्षित युवाओं को 2 वर्ष की अवधि के लिए बेरोजगारी भत्ता देने की योजना थी। और भामाशाह योजना है वित्तीय और गैर वित्तीय लाभों को सीधे जरूरतमंद तक पहुंचाना। स्वास्थ्य संबंधित बहुत सारी योजना है, जैसे राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना, ये मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए थी। आशा सहयोगिनी योजना, गर्भवती महिला को सुरक्षित प्रसव, स्वस्थ देखभाल यानी स्वास्थ्य की देखभाल, घर पर पोषण और पोषण सहायक सेवा उपलब्ध कराने के लिए आशा सहयोगिनी, जो आंगनबाड़ी की महिला होती थी उसी को आशा सहयोगिनी बनाया गया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना थी, जो कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए थी। जननी एक्सप्रेस थी, जिसमें गर्भवती महिला को फ्री में जो है वो एम्बुलेंस की सुविधा मिलती थी, लाने ले जाना सब कुछ फ्री होता था। आयुष्मान भारत योजना, ये सरकारी और निजी अस्पताल में आप आयुष्मान भारत योजना के तहत बिना पैसे दिए भी क्या करवा सकते हो, अपना इलाज करवा सकते हो। ये क्लियर नहीं दिख रहा है, ये तो मैंने आपको पहले बोल दिया ना, ये पीडीएफ में आपको क्लियर दिखेगा, है ना। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना व निःशुल्क जांच योजना है, जिसमें आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में निःशुल्क दवाई ले सकते हो और जांच करवा सकते हो। महिला सशक्तिकरण से संबंधित बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, स्वावलंबन योजना, साझा अभियान, बाल विवाह से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, गरिमा बालिका संरक्षण योजना, बालिका संरक्षण व संलग्न व्यक्तियों एवं संगठनों को सम्मानित करना। मुख्यमंत्री राजश्री योजना, लड़कियों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करने के लिए। और IM शक्ति फंड, महिला स्वयं सहायता समूह को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए। इसके अलावा ग्रामीण योजनाएं भी है, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना, स्वच्छ भारत अभियान, अटल भूजल योजना, स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण गौरव पथ और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये सारी योजनाएं हैं। ये सारी योजनाएं आपको जब मैं पीडीएफ दूंगा, आज ही दे देंगे पीडीएफ, 2 चैप्टर बचे हैं उनको पूरा करके, तो ये सारी योजना आपको पीडीएफ में मिलेगी। इसके अलावा और जो योजनाएं हैं, क्योंकि योजना हमारा एक टॉपिक है जिसमें हमें योजना पढ़नी ही है, तो बाकी बची हुई योजना हम करंट में पढ़ेंगे और ये भी योजना उसमें करवा देंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर आता है जन जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु राजकीय प्रयास। मंजुलता जी अब बिल्कुल क्लियर दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, इतनी देरी नहीं दिखाता क्लियर। भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। अगर आपको याद है, मैंने जब डिटेल में पढ़ाया था तो बताया भी था, भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? विनोबा भावे ने की थी। और इसमें भूमि का कुछ भाग दान में दिया जाता है। भूदान आंदोलन की शुरुआत कब और कहां से हुई? 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना के तिरुचपल्ली में। भूदान आंदोलन किससे संबंधित है? जमीनी स्वामित्व की विषमता दूर करने से संबंधित है। इसमें क्या था भूदान योजना में कि आजादी के बाद क्या हुआ, आजादी के बाद बहुत सारे ऐसे किसान थे जिनकी भूमि जो है वो नहीं रही थी, ठीक है। और बहुत सारे किसान, क्योंकि हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है और ऑलमोस्ट आजादी के समय 70% के करीब लोग जो है कृषि पर ही आश्रित थे। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास भूमि नहीं थी और बहुत सारे ऐसे जमींदार वर्ग और किसान थे जिनके पास बहुत सारी भूमि थी। तो ऐसी कंडीशन में जो है विनोबा भावे ने शुरुआत की कि वो अपनी भूमि का कुछ भाग दान में देंगे ऐसे लोगों को जिनके पास भूमि नहीं है। तो भूमिहीन किसानों को भूमि दान देने की ये जो है वो एक तरीके की पहल थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा,
विनोबा भावे की अपील पर राजस्थान के किस जिले में भूदान किया गया था? जब विनोबा भावे ने पूरे देश में ये आंदोलन छेड़ा तो राजस्थान में भी इसका असर देखने को मिला और नागौर के अंदर भूदान का कार्यक्रम जो है शुरू हुआ। राज्य सरकार ने कौन सी अधिनियम पारित किया था? ग्राम दान अधिनियम 1971। ग्राम दान अधिनियम 1971। आजादी के समय राजस्थान में कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो राजस्थान की 75%। और राजस्थान का काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में। राजस्थान भू राजस्व अभियान लागू हुआ 1956 में। संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? छुआछूत से। और अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने कौन सा अधिनियम पारित किया? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। इसके बाद किसने कहा कि आप किसी राष्ट्र में महिला की स्थिति देखकर उस राष्ट्र की हालत बता सकते हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। और 1951 में महिला साक्षरता थी 2.51%। देखिए 1951 में मात्र 100 में से 2.5 महिला ही पढ़ी लिखी थी। 100 में से 2 महिला, 2.5 तो कैसे होगी, लेकिन 2.51% महिला, यानी लगभग 2 महिलाएं जो है वो पढ़ी लिखी थी। योजना मैं आपको अलग टॉपिक में करवाऊंगा, जिसमें अभी वर्तमान लेटेस्ट योजना जो 2021 में चल रही है वो भी हम करेंगे, 22 वाली भी करेंगे। उसमें पूरी योजना डिटेल में अलग से लिखवाएंगे आपको, करंट अफेयर वाली क्लास में होगी वो, और पूरी योजना का विस्तार से वर्णन आपके साथ करेंगे। तो उनको अलग से पढ़ेंगे, ये तो चैप्टर में आई है तो हमने पढ़ लिया। फिर बताए सर। देखिए आपका जो रीट L1 के बच्चे हैं और L2 के बच्चे हैं, उनमें अंतर कहां आता है? सिलेबस में अंतर केवल सिलेबस में आता है आपका सब्जेक्ट। एसएसटी के अंदर तो आपका जैसे रीट लेवल सेकंड में तो आपके अलग अलग सब्जेक्ट हो गए कि भाई जो बच्चा हिंदी से तैयारी कर रहा है उसको हिंदी पढ़नी है सब्जेक्ट में, और एसएसटी से कर रहा है वो एसएसटी पढ़ेगा। और रीट लेवल फर्स्ट में सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो रीट लेवल फर्स्ट में तो लिखा है विद्यालय विषय, जिसमें आपको हिंदी, अंग्रेजी एंड गणित और सामाजिक विज्ञान और सामान्य ज्ञान, ये 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। और रीट लेवल सेकंड में केवल 1 सब्जेक्ट पढ़ना है जो आपका विद्यालय विषय है। बाकी इसको छोड़कर सारा जो सिलेबस है, राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट कल्चर, मनोविज्ञान, करंट अफेयर और सूचना तकनीकी, ये सब आपका सिलेबस सेम टू सेम है, उसमें कोई भी अंतर जो है वो नहीं है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता है 52.10% यानी 10% है। राजस्थान में महिला आयोग का गठन किया गया था 15 मई 1999 में। महिला आयोग की कुल सदस्य होते हैं 1 + 3 = 4, यानी 1 अध्यक्ष होता है और 3 सदस्य होते हैं, और टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं। महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। सबला योजना का पूर्ण रूप है राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना, और सबला योजना में लाभार्थी होते हैं 11 से 18 वर्ष की बालिका जो विद्यालय नहीं जाती या जिन्होंने बीच में विद्यालय छोड़ दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई थी 2015 में घटते लिंगानुपात को ध्यान में रखते हुए। हिंदू उत्तराधिकार दत्तक ग्रहण एवं संरक्षण अधिनियम 1956। दहेज निषेध अधिनियम कौन सा अधिनियम है? दहेज निषेध अधिनियम 1961। ईवीएम मशीन में अधिकतम कितने उम्मीदवारों को वोट दिया जा सकता है? जैसे ये एक ईवीएम मशीन होती है, ठीक है, इसमें यहां नाम लिखा होता है और यहां इनके बटन बने होते हैं ना, तो एक मशीन में कितने लोगों के नाम आ सकते हैं? तो एक मशीन में मात्र 16 लोगों के नाम आ सकते हैं। कितने लोगों के? 16 लोगों के। अगर आपके क्षेत्र में 16 उम्मीदवार खड़े हुए हैं चुनाव में, तो एक वोटिंग मशीन आपके वहां पर रखी होगी वोटिंग बूथ में। अगर 16 से ज्यादा उम्मीदवार है तो फिर 2 वोटिंग मशीन आपको रखनी पड़ेगी। अच्छा क्वेश्चन है ये। नोटा का पूर्ण रूप क्या है? नन ऑफ द अबो, यानी ऊपर वाले कोई भी मुझे पसंद नहीं है। चुनाव के लिए मतदान दल का गठन किया जाता है जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा।
प्रत्येक जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला कलेक्टर होता है। वीवीपैट का पूर्ण नाम क्या है? वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट रोल। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना वीवीपैट का। वीवीपैट में मतदान के बाद पर्ची कितने समय तक दिखाई देती है? 7 सेकंड तक। जैसे ही आप वोट का बटन दबाओगे, यानी किसी उम्मीदवार को आप वोट दोगे, उसके 7 सेकंड तक आपको एक पर्ची दिखाई देगी और उसमें पता चलेगा आपको कि आपने जो वोट दिया है वो किसको दिया है, उसका चुनाव चिन्ह आ जाएगा उसमें। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सूचना के अधिकार के लिए राजस्थान के किस जिले में के मजदूरों ने आंदोलन किया था? राजस्थान जिले में भीम तहसील के देवडूंगरी, राजसमंद और अजमेर में भी किया गया था। राजसमंद और अजमेर में, हालांकि बुक में तो राजसमंद दे रखा है, लेकिन अजमेर में भी किया गया था, राजसमंद में भी किया गया था। आरटी के लिए यहाँ के लोगों ने बहुत बड़ा जो है आंदोलन किया था। इस मांग को पूरा करने के लिए राजस्थान में कौन सा कानून बनाया गया था? सूचना का अधिकार कानून बनाया गया था। सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? 2000 में। राजस्थान में सूचना का अधिकार कानून बनाने वाला देश का कौन सा राज्य था? प्रथम था। और भारत सरकार ने सूचना का अधिकार कानून के रूप में कौन सा कानून लागू किया? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, आरटीआई 2005। दो है, एक तो है आरटीई, राइट टू एजुकेशन, आरटीई ये पढ़ना है हमें, आरटीई राइट टू एजुकेशन, और एक है आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार, दोनों अलग अलग कानून है। साइंस के लिए, अगर आप साइंस से तैयारी कर रहे हैं, प्रहलाद मीना जी, देखो मैं तो जनरली बुक बताता हूं, ऑथेंटिक बुक है, आप एनसीईआरटी पढ़ें। अगर आपका सब्जेक्ट है तो कक्षा 6 से लेकर और 12 तक का जो साइंस है, कक्षा 6 से लेकर 12 तक की जो साइंस की पुस्तक है ना, साइंस की पुस्तक है जो अभी वर्तमान एनसीईआरटी में लागू है, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, आप जाए बुक स्टोर पर और उनको कहे कि भैया 6 से लेकर 12 तक की साइंस की बुक दे दो, और वो बुक आप पढ़ लो। आपका साइंस में कोई भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है गाइड में, और 100% क्वेश्चन आपको पेपर में भी मिलेंगे। आपने अपने जीवन में गाइडें तो बहुत पढ़ी ही होंगी। एक बार आपका सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, आपको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गाइड ना पढ़ो, लेकिन एक बार आप पहले ये तय कर लो कि भैया मेरे पास 4 महीने हैं, 4 महीने में से 2 महीने मैं केवल और केवल मेरा जो भी सब्जेक्ट है, चाहे मेरा हिंदी हो, चाहे मेरा एसएसटी हो, चाहे मेरा साइंस हो, या कोई भी सब्जेक्ट है, इंग्लिश वगैरह आपका, आप अपना सिलेबस उठाएं, 6 से लेकर 12 तक की किताब उठाएं, कौन कौन से टॉपिक उनमें है उनको चिन्ह लगाएं और पढ़ डालिए। 2 महीने आप केवल 60 दिन ये एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, इसके बाद आपको कुछ पढ़ने का मन ही नहीं करेगा और पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। 2 महीने बाद अगर आपको लगे, एक बार पढ़ने के बाद अगर आपको लगे कि नहीं मुझे और भी कुछ पढ़ना है, ऑल स्टेट की 6 से 12, ऑल स्टेट की क्यों पढ़नी है? राजस्थान में पढ़नी है, राजस्थान में एनसीईआरटी लग रही है, वही पढ़नी है, यही पढ़नी है बस, और कुछ नहीं पढ़ना। नेक्स्ट देखिएगा, आरटी 2009 के आधार पर राजस्थान में कौन सा कानून बना? आरटीई 2000, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य, यह क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान में आरटीई कब लागू हुआ? 2010 में तो अधिनियम बना और 11 में लागू हुआ। अधिनियम 2010 कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2011 में। राजस्थान में आरटीई कब लागू हुआ? राजस्थान में आरटीई जो लगा वो लगा 2011 में, अधिनियम जो बना 2010 में बना। अब देखो बार बार ये बात थोड़ी बताऊंगा, आप कह रहे हो हिंदी के लिए क्या पढ़े, मैंने कह दिया आपका सब्जेक्ट चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ें अभी वाली। इस अधिनियम में किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया? 6 से 14। अब वर्तमान में इसमें कितना कर दिया है? वर्तमान में 6 से कर दिया है 18, 6 से 18 वर्ष कर दिया है, याद रखना। यह अधिनियम किस कक्षा की पढ़ाई के लिए होता है? पहले तो 6 से 8 था, अब कितना कर दिया है? 6 से 12, 6 से 12, कक्षा 6 से 12 तक आप निःशुल्क जो है वो पढ़ सकते हो, पहले 6 से 8 तक ही था। नेक्स्ट देखिएगा,
निजी स्कूलों में कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए कितनी प्रतिशत सीटें हैं? 25%। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा द्वारा बाल अधिकार समझौता को कब पारित किया गया? 25 नवंबर 1989 में। और भारत ने इन समझौतों पर हस्ताक्षर कब किए? 1992 में। राजस्थान में चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कौन से हैं? ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था, अभी रीट 2022 में पूछा गया था। ये मुझे ये तो याद नहीं आ रहा L1 में या L2 में, लेकिन जो 23 तारीख को पेपर था, जो 23 तारीख को पेपर था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है। सीधा क्वेश्चन था। और मजे की बात बताऊं, मजे की बात बताऊं कि सरकारी स्कूल के अंदर आप जाओगे तो वहां दीवार के ऊपर जो सरकारी स्कूल का जैसे ऑफिस है या सरकारी स्कूल की जो अंदर की दीवारें हैं उस पे ये नंबर लिखा होता है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, ये सब, पुलिस नंबर, ये सब लिखा हुआ था। तो मैंने भी ये पेपर दिया था, तो मैं पेपर से पहले बैठा हुआ था, ये जो लिखा हुआ था ना उसके आगे ही, और ऐसे ही मैं पढ़ रहा था रैंडमली, क्योंकि टाइम 1 घंटा पहले बुला लेते हैं पेपर शुरू होने से पहले, और 9 बजे से पहले ही बुला लिया था। तो ऐसे ही मैं बैठा बैठा पढ़ रहा था कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर लिखा है, ये लिखा है, वो लिखा है, और ये पर्सन सीधे का सीधे पेपर में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन सीधे के सीधे पेपर में आते हैं। इनकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप टेलीग्राम ज्वाइन करें। किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना है, आप सीधे टेलीग्राम को ज्वाइन करें। अब शालिनी जी, अब मैं क्या बताऊं, आपका जो क्वेश्चन है वो बड़ा मासूम क्वेश्चन है। ऑल स्टेट की एनसीईआरटी सेम है क्या? एनसीईआरटी तो सबकी सेम ही है, ठीक है। जैसे आपका राजस्थान है, तो राजस्थान वालों ने क्या करा भाई, एनसीईआरटी तो ऑल ओवर पूरे भारत में एक ही पुस्तक होती है, ठीक है। लेकिन जैसे राजस्थान में है तो राजस्थान में हमारा राजस्थान पुस्तक ऐड कर दी, यानी स्टेट वाइज अपने अपने स्टेट में भाई कोई भी राज्य है वो चाहता है कि चलो ठीक है वो एनसीईआरटी पढ़े, लेकिन अपने राज्य का भी उसको ज्ञान हो, तो उसने एक पुस्तक ऐड कर रखी है। और वो साइंस वगैरह में तो नहीं है, लेकिन एसएसटी के अंदर जैसे राजस्थान में हमारा राजस्थान नामक पुस्तक जो है वो एक्स्ट्रा ऐड कर रखी है ना। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में जन सामान्य की समस्याओं को दर्ज करने के लिए कौन सा पोर्टल है? राजस्थान संपर्क पोर्टल। सिटीजन कॉल सेंटर कितना नंबर है? 181। एंड रैमस्वेयर क्या है? ये कंप्यूटर वायरस है। मेलवेयर भी कंप्यूटर वायरस है। फिशिंग भी क्या है? एक तरीके का ऑनलाइन ठगी है। सुफिंग भी क्या है? व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करके ठगी करना है। अगर किसी के साथ ऑनलाइन ठगी हो तो अपनी शिकायत कहां कर सकता है? नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर। और स्विफ्ट का पूर्ण नाम क्या है? सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्ट्रोल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम, ये आप पढ़ लेना बाद में। नेक्स्ट चैप्टर आता है ग्रामीण और शहरी प्रशासन। ग्रामीण और शहरी प्रशासन की चर्चा करते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप देखोगे तो मिलेगा, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं आपको झूठ बोल रहा हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, और डिस्क्रिप्शन में नहीं दिख रहा है तो यहां पर एक पट्टी चल रही है, उस पट्टी पर लिखा हुआ आ रहा है, वैसे का वैसे लिख के और अपने टेलीग्राम में जाके पेस्ट करोगे तो मिल जाएगा। ये देखो अभी लिखा आ रहा है आपके सामने ही, टेलीग्राम चैनल लिंक http://t.me.govind00, या फिर दूसरा टेलीग्राम चैनल है रीट नगर। इनमें से कोई भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और इनका सीधे लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में सीधा लिंक भी जो है वो दिया गया है। किस संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया? 73वां संविधान संशोधन। आपका एक टॉपिक है ना जिसमें आपको 73वां संविधान संशोधन या 74वां संविधान संशोधन पढ़ना है, तो उसी का ये टॉपिक है ना। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1993 में। 73वें संविधान संशोधन की इस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय ढांचे के बारे में बताया गया। 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत के अधीन कितने कार्य थे? 29। ग्राम पंचायत में कौन होते हैं? सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी। पंचायत समिति में कौन होता है? प्रधान और खंड विकास अधिकारी। जिला परिषद में कौन होते हैं? जिला प्रमुख और मुख्य कार्यकारी अधिकारी। लोकतंत्र की प्रथम इकाई कौन सी है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत केंद्र से मिलकर बनी है,
वार्ड पंच यानी ग्राम पंचायत किन से मिलकर बनी है, ऐसा क्वेश्चन है कि नैसे। तो ये वार्ड पंच, उप सरपंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का निर्माण करते हैं। ग्राम पंचायत के चुनाव कौन करवाता है, राज्य चुनाव आयोग। ये क्वेश्चन अच्छा है, याद रख सकते हैं आप। ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। ग्राम पंचायत में प्रत्येक माह में कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, पेपर में गलत होने के चांस रहते हैं। 2। ग्राम पंचायत में प्रत्येक महीने में 2 मीटिंग होनी जरूरी है। ग्राम पंचायत और जिला परिषद को जोड़ने वाली जो महत्वपूर्ण कड़ी होती है वो पंचायत समिति होती है। प्रधान और उप प्रधान के चयन होते हैं या का चयन होता है निर्वाचन सदस्यों से ही। पंचायत समिति के सदस्य की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष और पंचायत समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। पंचायती राज व्यवस्था में शीर्ष स्तर की संस्था कौन सी है, जिला परिषद। जिला स्तर पर विकास योजना बनाती है जिला परिषद। ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है भवन कर, वाहन कर, क्रय विक्रय कर और बाजार से प्राप्त आय। पंचायत समिति का आय का साधन है स्थानीय कर और शुल्क से प्राप्त आय, राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान। एक एक क्वेश्चन मोस्ट है आपके लिए। जिला परिषद की आय का साधन क्या है, केंद्र व राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, पंचायत समिति से की गई वसूली और राजस्व का प्राप्त निश्चित हिस्सा। ग्राम सभा की बैठक कब मनाई जाती है या बुलाई जाती है, प्रत्येक, देखो ग्राम सभा की प्रत्येक 3 माह में एक बैठक, प्रत्येक 3 माह में एक बैठक होना। और ग्राम सभा की बैठक किस किस तारीख को होती है, जनरली 26 जनवरी को, 1 मई को, 15 अगस्त को और 2 अक्टूबर को। ग्राम न्यायालय एक्ट पारित हुआ था 2008 में हुआ था। और राजस्थान में पहला ग्राम न्यायालय स्थापित किया गया था जयपुर के बस्सी में। नगर निगम के लिए क्या नियम है, जहां 5 लाख से ज्यादा जनसंख्या और सालाना 1 करोड़ से ज्यादा आय होती है वहां नगर निगम बनाया जाता है। जहां की जनसंख्या 1 लाख से ज्यादा और 5 लाख से कम होती है वहां पर नगर परिषद होती है। जहां जनसंख्या 15,000 से ज्यादा और 1 लाख तक होती है वहां पर नगर पालिका होती है। नगर निगम का अध्यक्ष कहलाता है महापौर, नगर परिषद का अध्यक्ष कहलाता है सभापति और नगर पालिका का अध्यक्ष कहलाता है नगर पालिका अध्यक्ष। और किस संविधान संशोधन में महिला के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई थी, 74वां संविधान संशोधन। ये हो गया आपका। लास्ट चैप्टर आता है राजस्थान में कला एवं संस्कृति। आ रहा है समझ में? इसमें समझने वाला कोई मैटर है नहीं, है ना। अगर समझना है तो मैं हिस्ट्री आपको अलग से करवाऊंगा, कला संस्कृति अलग से करवाऊंगा, भूगोल आपको करवा ही रहा हूं, वहां आप अलग से समझते रहे। सेकंड ग्रेड के लिए कौन सी बुक पढ़े, इसके लिए हमने अलग से एक वीडियो बना रखा है, वो देख सकते हैं आप। राजस्थान अध्ययन वाली आपको क्लास पढ़नी है। जो बच्चे साइंस, देखो जो साइंस से, हिंदी से, संस्कृत से, किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी करते हैं, आप कौन कौन से ले सकते हैं क्लास? आप भूगोल की क्लास ले सकते हैं, आप इतिहास की क्लास ले सकते हैं, कला संस्कृति की ये वाली क्लास ले सकते हैं आप, प्लस आप जो है वो मनोविज्ञान की क्लास ले सकते हैं। आप बस एक रात की 9 बजे वाली क्लास छोड़ सकते हैं क्योंकि वो स्पेशली एसएसटी के लिए है ना, रात की 9 बजे वाली है। कल रात को 9 बजे वाली क्लास नहीं हुई थी, आज होगी, आज करेंगे वो क्लास, ठीक है, आज करेंगे। कल नहीं हो पाई थी, 2 दिनों से नहीं हो पाई है, 2 दिनों से जो है वो थोड़े से कार्य हो गए जिसके कारण नहीं हो पाई। आइए इस चैप्टर की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आता है कि बूंदी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राव बड़ सिंह ने 1354 में। किस दुर्ग में छत्रसाल महल, यंत्रशाला और अनुरोध महल बना है? बूंदी दुर्ग में। लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था सूरजमल ने। किस दुर्ग को मिट्टी का दुर्ग कहा जाता है? लोहागढ़ दुर्ग को। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, त्रिनेत्र गणेश जी रणथंभौर दुर्ग या रणथंभौर में। जालोर दुर्ग में प्रवेश के कितने दरवाजे हैं? 4 दरवाजे हैं।
जालोर दुर्ग का निर्माण करवाया था 10वीं शताब्दी में परमार राजा धारावर्ष और मुंज ने। राजस्थान का कौन सा दुर्ग मत्स्याकार पहाड़ी पर स्थित है? चित्तौड़गढ़। और गोमुख कुंड किस दुर्ग में स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में गोमुख कुंड स्थित है। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। विजय स्तंभ की ऊंचाई है 122 फीट। और विजय स्तंभ कितना मंजिला है? 9 मंजिला है। भारतीय मूर्ति कला का शब्दकोश किसे कहा जाता है? विजय स्तंभ को। कुंभलगढ़ दुर्ग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कुंभलमेर। कुंभा ने अपनी पत्नी के नाम पर इसका नाम रखा था, कुंभा देवी के नाम पर। कुंभलगढ़ दुर्ग को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया था राणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा ने किस शिल्पी के नेतृत्व में कुंभलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया? मंडन और नीलकंठ महादेव का मंदिर स्थित है कुंभलगढ़ दुर्ग में। झालीबाव बावड़ी और मामादेव कुंड स्थित है कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग का उच्च भाग क्या कहलाता है? कटारगढ़। आमेर दुर्ग में किसके शासन काल में स्थापत्य कला की विशेषता थी? क्या क्वेश्चन है? आमेर दुर्ग में किसके शासन काल में स्थापत्य कला की विशेष उन्नति हुई है ना? विशेष उन्नति हुई यानी प्रोग्रेस हुई, तो महाराजा मानसिंह के शासनकाल में। नेक्स्ट देखिए, गागनोर दुर्ग की नदियों के संगम पर बना है। आज सुबह ही बताया था कि आहू और काली सिंध नदी के संगम पर गागरोन दुर्ग बना हुआ है झालावाड़ में। कौन सा दुर्ग हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है? गागरोन दुर्ग, क्योंकि इसमें मंदिर मस्जिद बना हुआ है। एंड जगदीश मंदिर स्थित है उदयपुर में। और सहस्त्र बाहु का मंदिर नागदा में। अंबिका माता का मंदिर जगत में। श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा में। एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में। ऋषभ देव का मंदिर उदयपुर में। चार भुजा का मंदिर। एक टॉपिक है ना राजस्थान के प्रमुख स्थल, पर्यटन स्थल, तो ये पर्यटन स्थल ही है सारे, हालांकि अलग से पढ़ेंगे इनको। देलवाड़ा जैन मंदिर आबू पर्वत सिरोही। रणकपुर जैन मंदिर पाली में। किराड़ू के मंदिर स्थित है बाड़मेर में। ओसिया के मंदिर स्थित है जोधपुर में। बांडोली मंदिर है रावत भाटा में। भिंड देवरा है बारा में। कंसुआ मंदिर है कोटा में। कमलेश्वर महादेव मंदिर है बूंदी में। सूर्य मंदिर है झालरापाटन में। और मिट्टी का फड़ कहां बनाया जाता है? मोलेला राजसमंद में। ये हो गया आपका कक्षा 8 कंप्लीट। इसका पीडीएफ आपको अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। अभी आपको इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे अगर आप नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर आप तुरंत जुड़ जाएं। टेलीग्राम का जो लिंक दिया है वो कहां दिया है? नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो टेलीग्राम पे जुड़े आप और सारी पीडीएफ बिल्कुल आपको जो है बिना किसी शुल्क के जो है वो प्राप्त हो जाएगी। तो टेलीग्राम पे आप निश्चित तौर पर जुड़ जाएं। रात को 9 बजे आपसे फिर से चर्चा करेंगे एसएसटी की क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।